अमर और रीटा शहर में अकेले रहा करते थे। वो दोनों ही काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन। रीटा, आज तुम ऑफिस की छुट्टी ले लो, रात को माँ आ रही है। क्या? गांव से माँ आ रही है और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे तुमने हाँ क्यों बोला? मना कर देते ना। कहाँ रहेगी तुम्हारी माँ इस घर में? कौन रखेगा उनका ख्याल? जैसे तुम शॉक्ड हो ना, वैसे मैं भी शॉक्ड था। मुझे नहीं पता था कि माँ इस तरह से अचानक आ जाएंगी। माँ का अभी अभी अचानक से फ़ोन आया है कि वो ट्रेन में बैठी हुई हैं और शाम तक पहुँच जाएंगी, और उनके साथ मेरी भांजी नीतू भी है। अब उसे अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? उप्स, मैं तो बोल ही गई थी। तुम्हारी दीदी और जीजा तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, और इसका ठेका तो तुम्हारी माँ ने ले लिया। अब तुम्हारी माँ के साथ साथ उस नीतू को भी झेलना पड़ेगा मुझे। इतना बोलकर रीटा गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को रीटा जल्दी घर आकर खाना वाना सब बनाकर रखती है। कुछ देर बाद अमर भी ऑफिस से आता हुआ अपनी माँ और नीतू को घर ले आता है। रीटा, माँ नीतू आ गए हैं। अगर खाना बन गया हो तो जल्दी से लगा दो, आज तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ बस अभी लगा रही हूँ। नानी नानी, मुझे टॉयलेट जाना है। यहाँ टॉयलेट कहाँ है? अरे रीटा बहू, मेरी नीतू को टॉयलेट जाना है। टॉयलेट कहाँ है बेटा? सामने ही है माँ। अब नीतू टॉयलेट चली जाती है और रीटा की सास सामान रखकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सब लोग एक साथ खाना खाते हैं और खाते हुए रीटा की सास कहती है, बहू, मैं और नीतू बिना बहुत थक गए हैं। अच्छा होता अगर अब तुम दोनों हमें हमारा कमरा दिखा देते। अगर आप पहले बता कर आई होती ना माँ, तो शायद मैं कुछ इंतज़ाम कर देता। हमारा घर बहुत छोटा है, हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है। पर आप फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, आप और नीतू हॉल में सो जाइए। तुम पागल हो गए हो क्या? भला माँ और नीतू हॉल में कैसे सो सकती हैं? माँ जी, ऊपर छत पर ना एक छोटा सा कमरा बनवाया था हमने, पर वो कमरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसकी मरम्मत नहीं हुई ना। अभी कुछ दिन आप उस कमरे में बिता लीजिए, हम बहुत जल्द उस कमरे की मरम्मत करवा देंगे। अब रीटा के कहने पर उसकी सास ऊपर वाले कमरे में जाती है, पर उस कमरे की हालत सच में बहुत खराब थी। उस कमरे की छत टूटी हुई थी। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई कबाड़ घर है। नानी, क्या अब हम इस कमरे में रहेंगे? ये कमरा तो बहुत बेकार है। अरे पागल लड़की, फिक्र क्यों करती है? बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर बहुत जल्द ये कमरा भी बाकी कमरों की तरह सुंदर बन जाएगा। चल, हम दोनों मिलकर ना इस कमरे की सफाई कर देते हैं। नीतू और फाल्गुनी मिलकर कमरे की सफाई करते हैं और उसे रहने लायक बना लेते हैं। हो गया ना हमारा कमरा भी सुंदर? हाँ नानी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और रीटा अपने घर के सभी नौकरों की छुट्टी कर देती है। और जब नाश्ते के लिए फाल्गुनी और नीतू नीचे आते हैं तो रीटा उन दोनों से कहती है, माँ जी देखिए, हम दोनों की सैलरी ना बहुत कम है, ऊपर से 2 जनों का और खर्चा आ गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे नौकरों की छुट्टी करनी पड़ी। अरे बहुत अच्छा किया बहू, वैसे भी नौकर चाकर रखना और उन्हें फ्री के पैसे देना बात बराबर ही तो होती है। सही कह रही है आप। माँ जी, वैसे मैं और अमर दोनों ही ना काम पर जाते हैं, घर में आप और नीतू ही रहती हो। अगर आप दोनों अब से घर में काम कर लो तो अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, ये घर भी तो हमारा ही है। इतना बोलकर फाल्गुनी घर के कामों में लग जाती है। समय यूं ही बीत, रीटा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब रीटा अपनी सास और भांजी को एक नौकरों की तरह ट्रीट करने लगती है। तुम दोनों पूरा दिन घर में बैठकर सिर्फ ठूसती रहती हो क्या? जब से मैंने ये घर तुम दोनों पर छोड़ा है, घर में जरा भी सफाई नहीं है। और देखो, रात के 8 बज चुके हैं पर अब तक खाना नहीं बना। जानती हो ना, मैं और अमर ऑफिस से भूखे घर आते हैं। मामी जी, जब तक खाना नहीं बन जाता आप पानी पीकर थोड़ा आराम कर लो। आराम कर लो मामी। अरे तूने कोई कसर छोड़ी है कि मैं आराम कर सकूं? रीटा नीतू को भला बुरा सुनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और बारिश का मौसम आ जाता है। काफी बारिश होने की वजह से फाल्गुनी और नीतू के कमरे में पानी भर जाता है और वो कमरा रहने लायक नहीं रहता। रीटा बहू, ऊपर वाला कमरा पूरी तरह से खराब हो चुका है।
अगर तुम दोनों उसकी मरम्मत करवा देते तो अच्छा होता। माँ जी, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं ऊपर वाले कमरे की मरम्मत करवा सकूं। इसलिए आप एक काम करो, घर के बाहर एक छोटा कमरा है, उसमें रह लो, वो टपकता भी नहीं है। इतना बोलकर रीटा आराम से सोने के लिए चली जाती है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और ऊपर वाला कमरा भी खराब हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी फाल्गुनी नीतू के साथ कुछ कपड़े लेकर घर के बाहर बने उस छोटे से खराब से कमरे में रहने चली जाती है, जहां वो देखती है कि कमरे में एक साइड स्लैब है, तो वहीं दूसरी जगह बाथरूम और बीच में थोड़ा सा स्पेस। ऐसे कमरे को देखकर नीतू कहती है, नानी, क्या अब से हम इसी छोटे से कमरे में रहेंगी? यहाँ पर बाथरूम, रसोई और रहने की जगह में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अरे नहीं मेरी बच्ची, ये तो कैसी बात कर रही है, बस कुछ ही दिनों की बात है। और वैसे भी ये छोटा सा कमरा उस टूटे कमरे से तो काफी अच्छा है ना। नानी मेरे लिए कितना करती है, मुझे इस तरह से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब हाँ नानी, अब हम इसको भी वैसे ही ठीक करेंगे जैसे हमने उस पुराने कमरे को ठीक किया था। अब फाल्गुनी नीतू के साथ उस कमरे की काफी अच्छे से सफाई करती है, साथ ही बाथरूम की तरफ अपनी पुरानी फटी साड़ी से एक पर्दा बनाकर लगा देती है, जिसके बाद वो अपनी नातिन नीतू के साथ उस कमरे में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब फाल्गुनी खाना बनाने के लिए अपने कमरे से निकलकर घर में जा रही थी, तो वो देखती है कि घर पर तो ताला लगा है और रीटा कहीं जा रही है। बहू, तुम घर में ताला लगाकर कहाँ जा रही हो? माफ़ करना माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कंपनी की तरफ से मुझे बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है। बस काम के सिलसिले में मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ और अमर भी अपनी किसी दोस्त की शादी में शहर से बाहर जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए हम दोनों ही घर पर नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने घर में ताला लगा दिया है। अरे पर बहू, मैं और नीतू तो घर में ही है ना, अगर तुम ताला लगाकर चली जाओगी तो हम क्या खाएंगे? फाल्गुनी के कहने पर रीटा फाल्गुनी के हाथों में कुछ पैसे थमाकर वहां से चली जाती है। अब फाल्गुनी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तब वो फैसला लेती है, नीतू बेटा, अपना गांव शहर से काफी अच्छा है, चल हम दोनों गांव चलते हैं। पर नानी, मुझे गांव नहीं जाना, मुझे गांव में मम्मी पापा की याद आती है और शहर गांव से काफ़ी अच्छा है, और ये कमरा तो हमारे टूटे हुए कमरे से भी ज़्यादा अच्छा है। पर नीतू बेटा, हमारा गांव जाना ज़रूरी है, यहाँ हमारा अपना कोई नहीं है। पर गांव में भी तो हमारा अपना कोई नहीं है ना नानी। नानी, मुझे भूख लगी है, आप तो खाना बनाने जा रही थी, फिर खाना लेकर क्यों नहीं आई? वो घर में राशन खत्म हो गया है बेटा, इसलिए मैं अभी तेरे लिए बाहर से खाना लेकर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब फाल्गुनी और नीतू खाना लेने बाहर जाती हैं, पर सभी होटल ढाबे पर खाना काफ़ी महंगा था। आगे चलते हुए कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक ठेला नजर आता है, जो 30 रुपए में भर पेट खाना खिला रहा था, जहां से नीतू एक प्लेट खाना ले लेती है। कैसा है खाना? अच्छा है, पर आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं है। आप तो इससे ज़्यादा अच्छा खाना बना लेती हो। अगर आप इस तरह से खाना बनाओगी ना नानी, तो आप तो इससे भी ज़्यादा पैसे कमाओगी। नीतू की ये बात सुनकर फाल्गुनी के दिमाग में आइडिया आता है और वो बचे हुए पैसों से कुछ राशन का सामान ले आती है और उस छोटे से कमरे के कोने में बने उस स्लेब के पास ही अपनी छोटी रसोई बनाकर उसमें खाना बनाने लगती है। वो उस खाने को पैक करके रोड पर बेचने जाती। सिर्फ 20 रुपया प्लेट, 20 रुपये प्लेट के खाने से भरेगा आपका पेट। अब समय ना गवाओ, जल्दी से आओ, स्वादिष्ट खाना खाओ। ये पैक्ड खाना बासी तो नहीं है ना? अरे आप खाना छू के तो देख लो साहब, एकदम गरम मिलेगा, और एक बार खा कर देखो। इस तरह उस दिन फाल्गुनी ने जितनी भी प्लेट खाने की पैक करी थी, वो सारी देखते ही देखते बिक जाती है। अब इसी तरह से फाल्गुनी उस छोटे से रसोई घर में रहकर उसी में खाना बनाती और खाने को पैक करके बेचा करती, और अब बहुत जल्द उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो अपने बेटे बहू के आने से पहले ही उस कमरे को खाली कर नीतू के साथ कहीं और रहने के लिए चली जाती है।